इंडिया में डेली 1.7 मिलियन यानी 17 लाख से ज़्यादा लोग रोज़ाना कोविड टेस्ट करवाते हैं, जिनमें से फिलहाल 2.5 लाख से ज़्यादा लोग कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं रोज़ाना। बीते कुछ दिनों में केसेस 4,16,000 तक थे। अभी केसेस धीरे धीरे काफ़ी कम हो रहे हैं, फिर भी ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन बात यहाँ तक की नहीं है। कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि एक्चुअल नंबर्स 10 टाइम्स ज़्यादा हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत सारी जगहों पे रूरल एरियाज़ में कोविड टेस्ट कंडक्ट ही नहीं कराते। बहुत सारे लोगों के पास फैसिलिटीज़ ही नहीं होती कोविड टेस्ट करवाने के लिए, और ज़्यादातर लोग टेस्ट तभी करवाते हैं जब हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो। आजकल के टाइम पे कोविड इतना कॉमन हो चुका है, जितनी कॉमन पहले कॉमन कोल्ड या फीवर जैसी चीज़ें हुआ करती थी। तो ऐसी हालत में हमें कोविड को अच्छे से जान लेना चाहिए। हमें जान लेना चाहिए सिम्टम्स कैसे शो होते हैं, किस किस तरह के सिम्टम्स होते हैं, ताकि अगर हमें ऐसी चीज़ें हों तो हम खुद को सेल्फ आइसोलेशन में डालें और ख़ुद की सुरक्षा करें, दूसरों की भी सुरक्षा करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ माई कोविड एक्सपीरियंस। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने कोविड-19 में क्या क्या चीज़ें फेस करी, किन किन स्टेजेस से मैं गुजरा और किस तरह मेरी रिकवरी हुई। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं पॉसिबल सिम्टम्स कोविड-19 के, और थोड़ा सा कोरोना वायरस के बारे में भी जान लेते हैं। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 SARS-CoV-2 वायरस से फैलता है, और इससे हुए इन्फेक्शन को हम सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी कहते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। और बताया जाता है कि इसकी शुरुआत चाइना में हुई और बैट्स से इसकी शुरुआत हुई। अब हम सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं ये सिम्टम्स पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं, और अगर आप इनमें से कोई भी सिम्टम फेस करो तो आप जल्द से जल्द खुद को सेल्फ आइसोलेशन में डाल लो और अपना कोविड टेस्ट करवाओ। ये सिम्टम्स हमारे पास कुछ स्टडीज़ से आए, और मैं 3 स्टडीज़ को मेंशन करना चाहूँगा, जिसमें से फर्स्ट स्टडी जिसमें 138 पेशेंट्स इंक्लूडेड थे, जो जोंगयांग हॉस्पिटल ऑफ वुहान यूनिवर्सिटी में करवाई गई थी। सेकेंड स्टडी जिसमें 135 पेशेंट्स इंक्लूडेड थे, जो कि जिन यिनटैन हॉस्पिटल में करवाई गई थी। और थर्ड स्टडी जिसमें 56 पेशेंट्स इंक्लूडेड थे, जो कि वुहान पल्मोनरी हॉस्पिटल में करवाई गई थी। डे बाई डे सिम्टम्स ऑफ कोविड-19। मैं आपको बताऊंगा कौन से दिन में कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं। जैसे शुरुआती दिनों में सिम्टम्स काफ़ी माइल्ड होते हैं। डे फर्स्ट और सेकंड में कॉमन कोल्ड और गले में हल्की खराश नोटिस की जा सकती है। डे थर्ड से गले में हल्का दर्द महसूस होना, बॉडी टेम्परेचर का करीब 36.5 डिग्री सेल्सियस तक चले जाना नॉर्मल है। और साथ ही साथ कुछ सिम्टम्स जो ज़्यादा कॉमन नहीं हैं वो हैं जैसे जी मिचलाना, उल्टी आना और हल्का डायरिया का स्टार्ट होना। डे 4 से गले का दर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, काफ़ी कमज़ोरी हो जाती है और जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। पेशेंट की बॉडी टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 37 डिग्री सेल्सियस तक शुरू हो सकती है। डे 5 टू डे 6 से हल्का फीवर आना शुरू हो जाता है। पेशेंट की बॉडी टेम्परेचर रीडिंग 37.2 डिग्री सेल्सियस तक शुरू हो सकती है, और पेशेंट सेकेंड मोस्ट कॉमन सिम्टम ड्राई कॉफ भी फेस करना शुरू कर सकता है। बीच बीच में सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो जाती है, और ज़्यादातर पेशेंट इस वक्त तक आते आते बहुत जल्दी थका हुआ महसूस करना शुरू कर देते हैं, और बाकी सारे सिम्टम्स जो मैंने बताए वो मौजूद रहते हैं साथ ही साथ। डे 7 आ चुका है और मेजॉरिटी पेशेंट इस वक्त से रिकवर होना शुरू हो जाते हैं, यानी 90% ऑफ द पेशेंट इस वक्त से रिकवर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो पेशेंट इस वक्त से रिकवर होना शुरू नहीं हुए उन्हें पहले से काफ़ी ज़्यादा कॉफ, सांस लेने में तकलीफ, काफ़ी तेज़ हेडेक, बॉडी पेन, और अगर उन्हें डे 3 से डायरिया है तो उनका डायरिया और भी ज़्यादा बुरा हो जाता है। इस वक्त तक ये पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, अगर इन्हें हॉस्पिटल बेड नसीब हो गए तो। डे 8 टू 9 8वें दिन से उन पेशेंट की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिन्हें पहले से कुछ हेल्थ इश्यूज़ हों, सांस लेने में परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है, और बुखार 38 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, यानी 102 डिग्री फ़ारेनहाइट करीब पहुंच जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। डे 10 टू 11 डॉक्टर्स इमेजिंग टेस्ट करवाते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की हालत देखने के लिए। भूख लगना बंद हो जाती है, पेशेंट लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट फेस कर सकता है, यानी शायद वो कुछ स्मेल ना कर पाए, वो कुछ टेस्ट ना कर पाए। पेट में बहुत ज़ोरों का दर्द हो सकता है, और इन सारी कंडीशंस के साथ पेशेंट ICU में भी पहुंच सकता है।
डे 12 to 14 इन दिनों में जो पेशेंट सर्वाइव कर जाएं, इनके सिम्टम्स कम होना शुरू हो जाते हैं, उनका बुखार ठीक होना शुरू हो जाता है, उन्हें सांस लेने में परेशानी जो हो रही होती है वो भी डे 13 तक खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ पेशेंट्स को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी थोड़ी बहुत कॉफ की परेशानी फेस करनी पड़ सकती है, जो कि नॉर्मल है। डे 15 to 16 जहां इस वक्त तक आते आते मेजॉरिटी पेशेंट रिकवर हो चुके होते हैं, वहीं कुछ पेशेंट की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उनको कार्डियक इंजरी या किडनी फेलियर के लिए तैयार रहना चाहिए। डे 17 to 19 में जो पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाते वो मर जाते हैं, लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बताया जाता है कि ऑन एवरेज 100 में से 98 लोग जिंदा बच जाते हैं। तो अगर आप इन्फेक्टेड हैं या आपके घर में कोई इन्फेक्टेड है, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कोई भी इन्फेक्टेड है, डरने की बात नहीं है। मैं भी पॉजिटिव था, मेरे फ्रेंड की पूरी फैमिली पॉजिटिव थी, सब रिकवर हो गए, सब हो जाएंगे। ये तो थे पॉसिबल कोविड सिम्टम्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय कोविड एक्सपीरियंस। लेट्स टॉक अबाउट मैंने क्या क्या फेस करा, किस तरह की प्रॉब्लम्स आई और क्या ट्रीटमेंट्स ली, किस तरह रिकवरी हुई, एवरीथिंग। एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। अब पता नहीं ऐसी हालत में इन लोगों के जहन में एग्ज़ाम का कीड़ा कहाँ से आया। वैसे तो मैं 1 साल से प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहा था, लेकिन जब बहुत टाइम बाद दोस्तों से मुलाकात हुई तो हैंडशेक्स हो गए, गले मिल लिए, शायद वहीं पे इन्फेक्ट हो गए। एंड फर्स्ट सिम्टम मुझे एग्ज़ाम के 10 दिन बाद शो हुआ। अब आप बोलोगे 10 दिन कुछ ज़्यादा नहीं हो गए सिम्टम्स शो होने में, तो मैं आपको बता दूं, कोरोना वायरस यानी SARS-CoV-2 वायरस से मुलाकात के बाद आपको 2 से 14 दिन लग सकते हैं सिम्टम्स शो होने में। तो फर्स्ट और सेकेंड डे में मुझे कुछ खास फील नहीं हुआ। अब मुझे कैसे पता चला कि एग्जैक्टली डे कौन सा है? तो मैंने अपने सिम्टम्स को डे बाय डे सिम्टम्स से मैच करके कंक्लूड करा कि एग्जैक्टली डे कौन सा है। थर्ड डे से मुझे चक्कर आना शुरू हो गए, और थोड़े बहुत नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा। गले में साथ ही साथ काफ़ी खराश भी थी। आई कॉल्ड माई फैमिली डॉक्टर। उन्होंने कहा यू शुड हैव योर कोविड टेस्ट। सो बिकॉज ऑफ डिजीनेस एंड गले में खराश, नेक्स्ट डे मैंने कोविड टेस्ट करवा लिया एंड गेस व्हाट, आई वाज पॉजिटिव। मैं काफ़ी डर गया था, काफ़ी परेशान हो गया था, बट मैंने सोचा कि मैं प्रॉपर डाइट लेता हूँ और उसके बाद मैं 2 साल से मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स भी लेता हूँ, तो आई थॉट माई इम्यून सिस्टम माइट बी एबल टू हैंडल दिस। मैंने डिसाइड करा मैं खुद को होम क्वारंटीन कर लेता हूँ। डे 4 से मुझे वीकनेस और डिजीनेस दोनों साथ ही साथ थी और काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मैं चलता था तो लड़खड़ाना शुरू कर देता था, और साथ ही साथ हल्का बुखार, गले में दर्द जो कि तीसरे दिन से ही था थोड़ा बहुत। इस दिन मेरी आवाज़ काफ़ी बदल गई थी। डे 5 to 6 में कुछ खास डिफरेंस लेके नहीं आया, लेकिन 7th डे में जब मैं सुबह उठा तो एक्सट्रीम हेडेक, पेट में दर्द, बहुत तेज़ कमज़ोरी, और ये दिन मेरा सबसे बुरा दिन था कोविड-19 का। मैं सो के उठा था एंड ऑल ऑफ अ सडन आई स्टार्टेड फेसिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। मेरी सांस उखड़ना शुरू हो गई एंड आई थॉट आई सीरियसली नीड ऑक्सीजन। मैंने काफ़ी जगह पता किया, कॉल करके काफ़ी दोस्तों को बोला, बहुत लोगों को बोला, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिला। लेकिन अ फ्रेंड ऑफ माइन जिसने मुझे एक वीडियो शेयर करी एंड दैट वीडियो रियली हेल्प्ड मी आउट। यू शुड वॉच इट, इट्स लाइफ सेविंग। See the oxygen saturation level when I was sitting, it was 95 and below 95. As soon as I lie down in prone posture, it's currently 93, and start deep breathing. I've been doing, just observe how it changes rapidly. Pronal breathing. See, it moved from 93, 94 level to 99 in just about 1 minute pronal deep breathing. जिस तरह अपनी लाइफ डेमो देखा किस तरह ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ जाते हैं प्रोन पोजीशन में सोने से, अब आपको डाउट हुआ होगा हाउ कुड इट वर्क, क्या पता फेक हो, बट ट्रस्ट मी आई ट्राइड इट और ये काम करता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरी तरह से इस पर रिलाई करो। अगर कंडीशंस ज़्यादा क्रिटिकल होती हैं, ऑक्सीजन लेवल्स ज़्यादा नीचे चले जाते हैं, तो आपको मेडिकल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने वाली है। और मैंने स्टीम भी लिया था। सो डज इट वर्क? स्ट्रेटली आंसर करूँ तो यस इट वर्क्स, लेकिन इसे ना WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव करा और ना ही सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC ने अप्रूव करा। तो कैसे मान ले? हम व्हाट्सएप वाली न्यूज़ पे यकीन नहीं करते ना।
तो इसे अमेरिकन लंग एसोसिएशन ने कहा है कि स्टीम लेने से सांस लेने में काफ़ी आसानी हो जाती है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे इससे काफ़ी आराम मिला। अब मैं अपनी बात कर लूँ तो मुझे सांस लेने में परेशानी डे 7 to 9 तक हुई। हमेशा थका हुआ फील करना, इवन बैल्कनी में थोड़ा सा वॉक करने से भी मेरी सांस फूलना शुरू हो जाती थी। और हाँ, एक और चीज़, डे 9 से मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ जब मैंने सैनिटाइजर लगाया कि आई कांट सेंस एनी स्मेल। ऐसा फील हो रहा था लाइक आई लॉस्ट माई स्मेलिंग एबिलिटी, और साथ ही साथ मुझे टेस्ट भी नहीं फील हो रहा था। डे 11 में मुझे वीकनेस, कोल्ड, बॉडी पेन और सारे शुरुआती सिम्टम्स मौजूद थे और मुझे कुछ टेस्ट नहीं आ रहा था। बस कुछ बहुत ही तीखा खाऊं तो उसका टेस्ट आ जाता था। मतलब अगर कोई मुझे ख़राब खाना दे देता अच्छा बोल के तो मुझे पता भी नहीं चलने वाला था। और डे 11 के बाद मुझे कोई मेजर सिम्टम्स नहीं आए। आज मेरा 21st डे है और अभी वीकनेस है, कभी कभार हेडेक भी फेस कर लेता हूँ। हमने काफ़ी कोशिश की थी ऑन दी 7th डे कि ऑक्सीजन का इंतज़ाम हो जाए, बट नहीं मिला। डॉक्टर मिलना भी मुश्किल काम है, ऑक्सीजन तो खैर काफ़ी दूर की बात है। मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, आप एक वीडियो देख लो। अगर आपको डॉक्टर नहीं मिले तो आप उस वीडियो को देखने के बाद खुद से खुद को ट्रीट कर सकते हो अपने घर पे बैठ के। उसमें आपको मेडिसिन से लेकर किस किस तरह खुद को ट्रीट करना है सबकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। लेकिन वेट वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा, जिनमें से फर्स्ट, ये जो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड्स आ रहे हैं कि वैक्सीन वर्क नहीं करती या फिर वैक्सीन लगवाने से रिएक्शंस हो जाते हैं, वो चीज़ कम्प्लीटली फेक है। अफवाहों पे यकीन मत कीजिए। भारतीय वैक्सीन 100% सेफ हैं। कुछ याद आया? लाइक सीरियसली वैक्सीन काम करती हैं और मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आपको व्हाट्सएप पे जब भी कोई फॉरवर्ड आए आपको उससे गूगल पे सर्च करके वेरीफाई करना चाहिए मैसेज फेक है या रियल है। और अब मैं कुछ दवाएं बता देता हूँ जो इम्यूनिटी गेन करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। उन्हें आपको अभी से लेना शुरू कर देना चाहिए, जिनमें से फर्स्ट है 50 mg ऑफ एलिमेंटल जिंक। आप कोई सी भी ले सकते हैं। सेकेंड, कोई भी मल्टीविटामिन कैप्सूल्स या टैबलेट्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन का बीकाडिग्जामिन ले सकते हैं। ये वन ऑफ द चीपेस्ट ऑप्शन ऑन द मार्केट है। लाइक आपको 30 कैप्सूल्स 35 to 38 रुपीज़ के अराउंड मिल जाती है और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स प्रेजेंट हैं। थर्ड, विटामिन सी। आप कोई सी भी विटामिन सी ले सकते हैं। हालांकि अगर चीपेस्ट ऑप्शन की बात की जाए तो मार्केट में लिम्सी 500 या सीलिन 500 अवेलेबल है और ये काफ़ी चीप और काफ़ी भरोसेमंद ब्रांड्स हैं। आप ले सकते हैं दोनों में से कोई सी भी। लेकिन ये सप्लीमेंट्स क्यों? तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च, दुनिया भर में जितने भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं उनमें से 16% जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। जिंक डेफिशिएंसी यानी जिंक की कमी से दुनिया भर में 30% लोग अफेक्टेड हैं। उसका मतलब हर 10 में से 3 लोग जिंक की कमी से अफेक्टेड हैं। जिंक के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते और जिंक इम्यूनिटी गेन करने में काफ़ी हेल्प करता है, तो आपको अभी से शुरू कर देना चाहिए अपनी इम्यूनिटी के लिए। विटामिन सी। विटामिन सी इज़ द मोस्ट पॉपुलर सप्लीमेंट इन्फेक्शंस से बचाव के लिए, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को काफ़ी मजबूत करने में हेल्प करता है। मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई जैसे ढेर सारी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, जिन्हें अगर एक्सप्लेन करने बैठ गया तो पूरी वीडियो बनानी पड़ जाएगी। आजकल हर कोई किसी न किसी विटामिन्स और मिनरल्स से डेफिसिट होता है और हर विटामिन और मिनरल का अपना रोल होता है ह्यूमन बॉडी में, तो हमें मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देना चाहिए हमारी बॉडी के नीड्स को पूरा करने के लिए। तो इतना ही था इस वाली वीडियो में। उम्मीद है आपके लिए इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होंगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई और आप ऐसे ही साइंस रिलेटेड फैक्ट्स देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल एक्सप्लोसिव फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अभी 8 सब्सक्राइबर्स हैं, हमारा एम करीब 50 सब्सक्राइबर्स का है। देखते हैं कब तक पूरा होता है। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। वैसे एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या लगता है आपको अभी कोविड का ग्राफ काफ़ी नीचे जा रहा है, कोरोना वायरस केसेस अभी काफ़ी कम हो रहा है इंडिया में, क्या लगता है कोरोना वायरस केसेस फिर से बढ़ सकते हैं? अगर आपको जवाब पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर आपको जवाब नहीं पता तो इसका जवाब आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।